वेलकम टू माय चैनल डीप लिटरेचर। तो दोस्तों, आज हम मैथ्यू एनरोल को डिस्कस करेंगे, उनकी बायोग्राफ़ी को, उनके वर्क को। दोस्तों, तो अगर हम इनकी पैदाइश की बात करें तो ये 24 दिसंबर 1822 के अंदर लेलीहम में पैदा हुए थे, मिडल सेक्स इंग्लैंड के अंदर। और इनकी जो डेथ है वो 15 अप्रैल 88 के अंदर हुई थी। दोस्तों, वाज एन इंग्लिश पोइट एंड कल्चर क्रिटिक। दोस्तों, कल्चर क्रिटिक थे ये, और ये इन्होंने वर्क भी किया था एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। दोस्तों, तो इनका जो ये प्रोफेशन है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो ये विक्टोरियन पोइट्स के अंदर थर्ड नंबर पर आते हैं। दोस्तों, he was the son of Thomas Arnold, the celebrated headmaster of रगबाई स्कूल। दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ से अपनी अर्ली एजुकेशन को स्टार्ट किया था। इसके बाद ये ऑक्सफोर्ड जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इनकी जॉनरा की बात करें तो लिटरेरी, सोशल एंड रिलीजियस क्रिटिसिज्म ये लिखा करते थे। दोस्तों, और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पोइट भी थे और क्रिटिक भी थे। अगर हम लॉर्ड टेनिसन की बात करते हैं या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करते हैं तो दोस्तों ये दोनों पोइट्स थे, लेकिन इनका जो रैंक है वो फिर भी तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि इनकी पोइट्री इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी जितनी ज़्यादा इनके ऐसे थे। दोस्तों, एनरोल्ड जो थे इज टीम्ड एज अ थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोइट आफ्टर अल्फ्रेड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद जो थे वो मैथ्यू एनरोल्ड को कंसीडर किया जाता है एज अ थर्ड पोइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये रफबाई स्कूल के अंदर जाते हैं 1813 के अंदर, एंड देन अटेंडेड ऑक्सफोर्ड एज द स्कॉलर ऑफ वैली ऑयल कॉलेज, यहाँ पे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने जो प्राइज़ जीता था, न्यूडिगेट प्राइज़, विद हिज पोइम क्रोमवेल। इन्होंने एक पोइम लिखी थी दोस्तों 1843 के अंदर, तो जिससे इनको ये प्राइज़ मिला था, न्यूडिगेट प्राइज़। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपना काम जारी रखा था। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी पोइम्स की तो इनकी नेक्स्ट पोइम आती है द पोइम इन दी स्ट्रेड रेवलर, पब्लिश इन 1843 अंडर द स्यूडो नेम। दोस्तों, जो स्यूडो नेम है ये ऐसा नेम है जो राइटर है वो अपना असल नाम नहीं यूज़ करते, तो ये स्यूडो नेम के साथ आई थी ए। दोस्तों, वर मोस्टली ऑफ मेलनकोलिक इन नेचर। तो दोस्तों, इसकी जो नेचर थी, ये जो पोइम की नेचर थी वो मेलनकोली थी, यानी सैड थी। दोस्तों, अगर हम इनकी फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो दोस्तों 1840 के अंदर हिज वाज द टाइम, ये वही टाइम था दोस्तों जब ये 1840 के अंदर अपने दोस्त से मिलते हैं, व्हेन ही फर्स्ट मेट ऑर्थर हॉग क्लग। दोस्तों, ये क्लग जो थे इनके ऊपर इन्होंने एक एलिजी भी लिखी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एलिजी है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ही ग्रेजुएटेड ऑक्सफोर्ड अ सेकेंड क्लास ऑनर्स डिग्री इन लिटरेरिया ह्यूमरियर्स। दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद इन 1847 एनरोल बिकम प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड डॉन एंड बिकम एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। तो दोस्तों, ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बने थे इसके बाद, क्योंकि ये स्कूल की जो थी वो इंस्पेक्शन किया करते थे। दोस्तों, ही वॉज द elected प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड इन 1857 एंड री elected इन 1862 के अंदर। दोस्तों, इनको पोइट्री का प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया था। इसके बाद एनरोल्ड वर्ड्स विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ हाई क्राइटेरिया फार फ्रॉम बीइंग क्लासिकली पीरियड। दोस्तों, in personal sense and grand, it is often intimate, personal, full of romantic regret, sentimental pessimism and नोस्टैल्जिया। दोस्तों, ये इनके स्टाइल की बात कर रहे हैं कि जिनके जो स्टाइल था वो सेंटिमेंटल था, पेसिमिस्टिक था, नोस्टैल्जिया था दोस्तों, और पर्सनल था। दोस्तों, इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो ऑब्जेक्टिव थी। दोस्तों, अगर हम इनकी जो लाइफ थी, इसके बाद जो इनकी फाइनेंशियल कैरियर था इसके बाद उनका स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1833 के अंदर। विलियम ग्लोडस्टोन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ऑफर्ड हिम अ ईयरली पेंशन ऑफ $250। दोस्तों, इनको $250 दिए जाते थे हर साल इनकी पेंशन के तौर पर, क्योंकि इनका जो
जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इनके वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था दोस्तों। 1866 के अंदर ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एंड ट्रैवल टू द यूएस वंस मोर। दोस्तों तो इन्होंने दोबारा जो ट्रैवल किया था यूएस की तरफ वो 1860 1886 के अंदर किया था। फिर इसके बाद एनरोल डाइड सडनली। दोस्तों इनकी जो डेथ थी वो इनके हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। इनका जो हार्ट था वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी अचानक से दोस्तों 1888 के अंदर। तो दोस्तों अगर हम इनके मेथड की बात करें और इनकी जो कमेंट्स हैं उनकी बात करें तो द टच स्टोन मेथड इन्होंने दिया था। ये टच स्टोन मेथड इंग्लिश पोइट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको जानते हैं। पोइट्री इज़ द इंटरप्रिटेटिव। इसमें कहा जाता है कि जो पोइट्री इज़ द इंटरप्रिटेटिव बाय हैविंग नेचुरल मैजिक इन इट एंड मॉरल प्रोफेंडिटी एंड रोल टच स्टोन मेथड इज़ अ कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। दोस्तों इसने बात की थी, आपको बताता चलूँ कि इसका जो टच स्टोन मेथड था इसमें इसने बात की थी कि अगर हम चाहते हैं कि एक राइटर को देखा जाए कि एक राइटर कितना काबिल है, तो दोस्तों इसने बात की थी कि उसके वर्क को कंपैरिजन किया जाए किसके साथ, शेक्सपियर के साथ, मिल्टन के साथ, डेंटे के साथ, होमर के साथ। दोस्तों जो हैं उनके साथ इनका कंपेयर किया जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ये एक राइटर जो है वो कमाल का राइटर है। अगर वो इसके उनके वर्क के अकॉर्डिंग पूरा उतरता है, उनकी जो टेक्निक्स है उसके अकॉर्डिंग पूरा उतरता है, तो फिर एक राइटर महान राइटर बन सकता है। इसके बाद मैथ्यू एनरोल्ड सेज कहते हैं चौसर यानी जाफरी चौसर डज नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ हाई सीरियसनेस लाइक डेंटे, होमर, शेक्सपियर एंड मिल्टन। दोस्तों ये बात करते हैं कि जो जाफरी चौसर हैं उनकी उनकी पोइट्री के अंदर क्वालिटी ऑफ हाई सीरियसनेस नहीं थी। ये उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं दोस्तों। इसके बाद ये कहते हैं कि पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट कोटेशन है इनकी, ये आप राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वर्ड्सवर्थ नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। दोस्तों इन्होंने ये जो इनकी इंस्पिरेशन है राइटिंग की ये इन्होंने वर्ड्सवर्थ से ली है दोस्तों। ये उसको अप करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। इसके बाद हम उनकी कोटेशन की बात करें तो सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर एंड सेल्फ सिक्योर्ड। तो दोस्तों ये शेक्सपियर की बात कर रहे हैं कि शेक्सपियर जो थे ना तो वो पढ़े लिखे थे ना उन्होंने कोई स्कूल ज्वाइन किया, तो उनकी ऑनर भी खुद थे, वो अपनी सिक्योर्ड भी खुद किया था उन्होंने दोस्तों। तो इसका मतलब ये उनकी महानता की बात कर रहे हैं कि शेक्सपियर इज़ अ फेमस पोइट एंड ड्रामाटिस्ट इन 16th सेंचुरी। इम्पोर्टेंट वर्क्स दोस्तों इनके, अगर हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं तो सबसे जो पहला वर्क इनका आता है, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्स वाज दी स्टेड रेवलर एंड अदर पोइम्स। तो ये आई थी दोस्तों 1849 के अंदर इनका वर्क। फॉरसेकन मरमन ये 1849 के अंदर आई थी दोस्तों। एंड अदर पोइम मैथ्यू एनरोल जो हैं वो आई थी अ समर नाइट 1852 के अंदर। इन 1852 एम्पेडोक्लीज ऑन एटना एंड अदर पोइम्स ये आई थी इनकी दोस्तों 1852 के अंदर। इसके बाद इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं दोस्तों। द टू न्यू पोइम्स सब सहरब एंड रस्तम एंड द स्कॉलर गिप्सी वर एडिड इन 1853 के अंदर आई थी दोस्तों। ही कंटिन्यूड द पब्लिश पोइम्स सच एज मैरोब अ ट्रेजिडी। दोस्तों इनकी एक ट्रेजिडी है मैरोब, ये आई थी 1858 के अंदर। ऑन ट्रांसलेटिंग ह्यूमर, दोस्तों इन्होंने ह्यूमर की ट्रांसलेशन भी की थी जो पब्लिश हुई थी जनवरी 1861 पर के अंदर दोस्तों अपीयर हुई थी, फर्स्ट अपीयर हुई थी। इसके बाद 1853 प्रीफेस एक्सप्लेनिंग। दोस्तों इन्होंने जो वर्क लिखा था एम्पेडोक्लीज वाज एक्सक्लूडेड फ्राम दी सेक्शन। दोस्तों इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोइम थी उसके अंदर इन्होंने ये वर्क को एक्सक्लूड किया था और ये प्रीफेस लिख के इन्होंने बताया था दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए कि ये प्रीफेस कब आया था, तो ये प्रीफेस आया था दोस्तों 1853 के अंदर, ये प्रीफेस आया था। इसके बाद न्यू पोइम जो थी इनकी 1867 के अंदर आई थी डोवर बीच। इसके बाद इनके ऐसे की बात की जाए तो इनका जो वेरी मच इम्पोर्टेंट वर्क है वो है ऐसे एसेज इन क्रिटिसिज्म दोस्तों। तो ये जो इनका क्रिटिसिज्म है ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म समझा जाता है। परफेक्ट क्रिटिसिज्म जो किया गया है वो ऐसे इन क्रिटिसिज्म है
मैथ्यू एनरोल्ड का जो आया था, जिसके सेकंड 2 सीरीज़ में ये पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट सीरीज़ जो आई थी इनकी वो थी 1865 के अंदर, और जो सेकंड सीरीज़ थी वो आई थी 1888 के अंदर दोस्तों। थेरेसिस दोस्तों ये इनकी एलर्जी है जो इन्होंने अपने एक दोस्त की डेस्क के ऊपर लिखी थी दोस्तों। 1865 के अंदर आई थी, एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड क्लॉग हैग क्लॉग दोस्तों इनके फ्रेंड थे जो 42 की एज में 42 की एज में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। तो उनकी याद में इन्होंने एक एलर्जी लिखी थी जो कि मिल्टन की और जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने एलिजीज लिखी हैं उनके रैंक में आती है दोस्तों। इसके बाद सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म हिज फर्स्ट बुक ऑन रिलीजन दोस्तों, इन्होंने रिलीजन के ऊपर भी बुक्स लिखी हैं, वाज पब्लिश इन 1870 के अंदर ये इनका ये रिलीजियस वर्क आया था। इट वाज फॉलोड बाय लिटरेचर एंड डैगमा दोस्तों, पब्लिश 1873 के अंदर। इसके बाद गॉड एंड द बाइबल पब्लिश इन 1875 दोस्तों। इसके बाद लास्ट ऐसे ऑन द चर्च एंड रिलीजन पब्लिश इन 1877। तो दोस्तों इनके जो लास्ट वर्क हैं वेरी मच इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनरोल्ड वाज वेल नोन एज ए कल्चर क्रिटिक पब्लिशिंग वॉल्यूम्स लाइक कल्चर एंड एनॉर्की दोस्तों, ये इनका लास्ट का वर्क है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। इन 1869 के अंदर दोस्तों इनका ये वर्क आया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे लिए मोटिवेशन हो। थैंक यू।